नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने क्रिया के भेद या प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कर्म के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं इनके बारे में हमने इसका अध्ययन किया था। जैसे कर्म के आधार पर इसके दो भाग होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक अकर्मक होता है, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद अर्थात संरचना के आधार पर हम वाक्य में देखेंगे कि क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, उसके गठन या संरचना का आधार क्या है और वो किस आधार पर उसका निर्माण हो रहा है। तो इस आधार पर जो किए जाने वाला भेद होता है वो संरचना के आधार पर भेद इसका कहलाता है। तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किया जाने वाला भेद क्या होता है, संरचना के आधार पर भेद कहलाता है। और इसके मुख्यतः होते हैं 5 प्रकार। एक होता है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक या पूर्णकालिक, और 5 नंबर है कृदंत क्रिया। एक नंबर है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक जिनका अर्थ अलग अलग हो सकता है उन क्रियाओं का जब मेल होता है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया है और स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया का यहाँ पे क्या संयोग हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। अर्थात मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया क्या है, एक से अधिक हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उसके साथ मुख्य क्रिया के साथ एक ही सहायक क्रिया हो, एक से अधिक भी हो सकती है। नाम धातु क्रिया मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को कहते हैं नाम धातु क्रिया। अर्थात मूल धातुओं को छोड़कर जो अन्य शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में क्या है, प्रत्यय लगकर जो क्रियाएं बनती है वो नाम धातु कहलाती है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या होता है, प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु में नाम शब्द का अर्थ संज्ञा है, अर्थात उस जो नाम प्रत्यय लगाने से धातु के समान प्रयुक्त हुआ है उसे नाम धातु कहा जाता है। उदाहरण, जमींदार ने किसान की जमीन हथिया ली, राधा बहुत बतियाती है, बच्चा लजाता है और उसके आंसू छलछला आए। तो इन वाक्यों में हथिया, बतियाती और लज्जाता, छलछला, तो ये क्या है, नाम धातु क्रिया है। जैसे इसमें हत्या ली में क्या है, हत्या में है हाथ संज्ञा है और उसमें ईया प्रत्यय लगकर क्या बन गई, नाम धातु क्रिया। इसी प्रकार इन्हीं उदाहरणों में जैसे बात इसमें संज्ञा है, लाज संज्ञा है और ये क्या है, छलछला, छलछला ने एक भाववाचक संज्ञा इनमें है। तो इनके साथ जब क्या हो रहा है कि जो क्रिया है वो प्रत्यय लगकर बनती है तो वो क्या हो गई, नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं कर किसी दूसरे से करने के लिए कहे या प्रेरित करे या उससे करवाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया। अर्थात कर्ता उस कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि वो किसी दूसरे से करने के लिए उसको प्रेरित कर सकता है या उससे करवाया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रेरणार्थ क्रिया। उसको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया। जैसे उदाहरण है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। तो इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, तो यहाँ पे क्या हुई, प्रेरणार्थ क्रिया। और उदाहरण है यहाँ पे, राम शाम से पत्र लिखवाता है, सास बहू से घर का काम करवाती है, वह हलवाई से मिठाई बनवाता है। तो इन उदाहरणों में है लिखवाता, करवाती और बनवाता, ये क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया। जैसे राम शाम से, राम खुद इस कार्य को नहीं कर रहा है, पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है, शाम, यानी राम शाम से ये कार्य करवाता है, तो वो क्या हुआ,
प्रेरणार्थ क्रिया। अब है 4 नंबर पूर्व या पूर्णकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले जो संपन्न होती है वो क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। अर्थात एक सामान्य क्रिया है और उसमें जो मूल धातु है उसमें कर लगाने से सामान्य क्रिया को किस में बदला जा सकता है? पूर्णकालिक रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण में हम इसे देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया, राम पढ़कर आ गया। तो इसमें क्या है? खेलकर, पढ़कर, और पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा तो ये पढ़ने बैठेगा उससे पूर्व खेल कर, ये क्या है? यहाँ कार्य, ये क्रिया यहाँ पे पूर्ण हो रही है तो ये क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है जिसमें एक क्रिया के समाप्त होती तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है। तो ये क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक या फिर तात्कालिक क्रिया भी इसको कह सकते हैं। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। पुलिस के आते ही, इसमें क्या है? तात्कालिक क्रिया। जैसे पुलिस आई वैसे ही उसने क्या किया? चोर वहां से भाग गया। तो यहाँ आते ही क्या हो गया? तात्कालिक क्रिया। 5 नंबर है कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत कहलाती है। जैसे उदाहरण में क्रिया है और यहाँ है कृदंत क्रिया। जैसे चल, तो कृदंत क्रिया बनेगा चलना, चलता और चलकर। वैसे जैसे क्रिया है लिख, इससे कृदंत क्रिया बनेगी लिखना, लिखता या लिखकर। और उदाहरण में आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, नदी का बहता जल शुद्ध होता है। तो इन उदाहरणों में मिलकर और बहता जल क्या हुई? कृदंत क्रिया। और क्रिया का तीसरा प्रकार है काल के आधार पर। तो इसमें 3 इस काल के आधार पर क्रिया के भेद बताए थे। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक और एक है भविष्यकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया यानी जो बीत गया है उसे क्या है? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो तो भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वे विदेश चला गया, उसने बहुत सुंदर गीत गाया। दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। यानी अभी उनका कार्य क्या है? वर्तमान में चल रहा है। अर्थात अभी जो जारी है वो वर्तमानकालिक क्रिया में आता है। 3 नंबर है भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वो क्या होती है? भविष्यकालिक क्रिया। अर्थात आने वाला जो समय है उसमें जो कार्य संपन्न होने का बोध होता है तो वो होती है भविष्यकालिक क्रिया। जैसे दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, वह पुस्तक पढ़ेगी, पिताजी बाजार जाएंगे। अर्थात आने वाले समय में अब कार्य क्या होंगे? ये संपन्न होंगे या इनमें होने का बोध हो रहा है। तो ये क्या हुई? भविष्यकालिक क्रिया। और हम इनको और अच्छे से जब काल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।